नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम आप सभी को आपके YouTube चैनल रंजन आर्य स्टडी पॉइंट में स्वागत है। अगर चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम फिर आपके बीच एक नई ऊर्जा और नई जोश के साथ हम 2 नंबर वाला क्वेश्चन लेकर आए हैं जो हर एक साल में एक साल पूछा हुआ है। एक साल छोड़ के एक साल ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए हम कि रेलवे सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है, इसको समझिए। जो रेलवे सिग्नल होता है उसमें लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है? लाल रंग का प्रयोग हम इसलिए करते हैं क्योंकि लाल रंग का जो वेवलेंथ होता है वो सबसे अधिक होता है, जिसके कारण से क्या अधिक दूरी तक तय कर सकता है। और लाल रंग में जो होता है हवा के कण से स्कैटरिंग कम होता है, जिसके वजह से साफ दिखाई देता है। इसीलिए हम लाल रंग का प्रयोग क्या करते हैं, सिग्नल में प्रयोग करते हैं। चलिए हम इसको समझते हैं। यहाँ पर लाल रंग की रोशनी का तरंग है मतलब वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, जिसके वजह से वह लंबी दूरी तय कर सकता है। लाल रंग में हवा के कण से स्कैटरिंग कम होता है, जिससे दूर तक साफ दिखाई दे सकता है। इसलिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए हम लाल रंग का प्रयोग रेलवे सिग्नल में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? ये देखिए, कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा तो कभी सब्जेक्टिव में 1 नंबर में पूछ देगा। अगर सब्जेक्टिव में 1 नंबर में पूछे तो आपको लिखना है प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। अगर क्या लिखना है, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। अगर यही पूछता प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, अगर 2 नंबर में पूछता तो आप लिखते प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं और दोनों नियम आप लिख देते। कभी कभी सब्जेक्टिव में भी 1 नंबर में पूछ देता है। कितने नंबर में? 1 नंबर में। अगर ये सब क्वेश्चन आए तो आपको कैसे जवाब देना है, चलिए देखते हैं। देखिए, कह रहा है मोटर चालक के सामने कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? मोटर चालक के सामने कौन सा? तो उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कौन सा दर्पण का? याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है और सब्जेक्टिव में भी 1 नंबर में पूछ सकता है। तो क्या मानना है आपको? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण याद रखिएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है? क्या है? किलोवाट घंटा। ये भी याद रखिएगा। ये सब हर एक साल जो कहता है ना, हर एक साल पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक साल भी ये सब क्वेश्चन का नागा नहीं किया है, पूछ दिया है। तो जो एड्स का पूरा नाम है वो होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या? देखिए, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो एड्स का पूरा नाम आप एकदम रट जाइए, एकदम इस बार आएगा। क्या? इस बार पूछने वाला है एड्स का पूरा नाम, समझ गए? एकदम रट जाइए इसको। चलिए, इसे कहते हैं क्या? आवर्धन किसे कहते हैं? चलिए हम आवर्धन को समझते हैं कि आवर्धन किसे कहते हैं। ये भी 2 नंबर में पूछता है और हर एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक साल छोड़ के एक साल। कहता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, जो प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं समझिए। प्रतिबिंब की जितनी हाइट होती है मतलब ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। अथवा अगर दूसरा परिभाषा दे सकते हैं क्या, कि प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु के दूरी के अनुपात को भी आवर्धन कहते हैं। क्या? प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसे किसे इसे इसे यम से सूचित किया जाता है। इसे यम से सूचित किया जाता है। आवर्धन समझने में अगर दिक्कत हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस तरह से पूछ देता है। ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देगा और कभी कभी सब्जेक्टिव में भी पूछ देता है। तो इस सब्जेक्टिव में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? क्या क्वेश्चन है देखिए, किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो कौन सा लेंस है? अवतल लेंस। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। ये कभी 2 नंबर में पूछ देगा तो कभी, अगर 2 नंबर में पूछता है तो कैसे पूछता है? पूछ देगा आपको अवतल लेंस को
अब सारे लेंस क्यों कहते हैं। ये 2 नंबर में पूछेगा। अगर 1 नंबर में पूछेगा तो ही पूछेगा किस लेंस को अब सारे लेंस कहते हैं, तो आप मारिएगा अवतल लेंस को अब सारे लेंस कहते हैं। अगर 1 नंबर में पूछे तो इतना लिखना है कि अवतल लेंस को अब सारे लेंस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्या विद्युत आवेश क्या है और यह कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए हम विद्युत आवेश क्या है और यह कितने प्रकार के होते हैं हम समझते हैं। देखिए, कह रहा है किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। क्या कह रहा है, किसी पदार्थ का वह गुण जिसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। विद्युत मतलब समझ रहे होंगे क्या, करंट। और चुंबक मतलब जिसमें आकर्षण करता है। चुंबक मतलब क्या होता है, आकर्षण करना। तो एक बोल रहा है कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण से उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है विद्युत आवेश कहलाता है। इसे Q से सूचित किया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं Q बराबर N, जहां N बराबर क्या, पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। N बराबर क्या, पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और जो E है, E बराबर होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनों पर आवेश। क्या, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश। याद रखिएगा कि इसका SI मात्रक, विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलम होता है और यह एक अदिश राशि है। क्या, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि विद्युत आवेश का SI मात्रक, तो आपको कूलम मारना है। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे कि यह कौन सा राशि है तो आपको अदिश मारना है, ना कि सदिश। अगर 2 नंबर में पूछे आप यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। और कह रहा है यह कितने प्रकार के होते हैं, तो यह 2 प्रकार के होते हैं, एक धनावेश और दूसरा ऋणावेश। यह 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, धनावेश, और दूसरा ऋणावेश। आप समझ गए होंगे कि विद्युत आवेश क्या है और यह कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे कि विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है तो आपको कूलम मारना है, और कौन सा राशि है तो आपको राशि में पूछे तो अदिश मारना है। चलिए, असत लेपन क्या है इसको समझिए। असत लेपन किसे कहते हैं। देखिए, लोहा मतलब लोहे और स्टील के जंग से, लोहे और स्टील को जंग से बचाने के लिए उस पर एक जिंक की परत चढ़ाई जाती है, उसी को हम असत लेपन कहते हैं। चलिए हम इसको समझते हैं। इसमें देखिए क्या बोल रहा है, लोहे एवं स्टील को जंग से बचाने के लिए इसके ऊपर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रिया को असत लेपन कहते हैं। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, असत लेपन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहे प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2। क्या, CaSO4 इंटू हाफ H2। अगला कह रहा है ATP का पूरा नाम। ATP का पूरा नाम, तो ATP का पूरा नाम होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो देखने को एग्जाम में आपको मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, आपको एक क्वेश्चन एकदम पूछेगा संतुलित करने के लिए। क्या, देखिए संतुलित करने की 2 विधि होती है, एक अनुमान विधि और दूसरा आंशिक विधि। तो देखिए एग्जाम में आप आंशिक विधि का, कि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है बहुत ईजी पूछता है, तो आप अनुमान विधि से सॉल्व करके एकदम तुरंत आंसर पा सकते हैं। और आंशिक विधि में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए हम इसको अनुमान विधि से हम आपको बताएंगे। देखिए, पहले आप इधर वाला देखिए, फिर इधर वाला देखिए। इसमें क्या कर रहा है, देखिए आपको देखना है, पहले अनुमान लगाना है कि दोनों बराबर है कि नहीं। तो हम देख रहे हैं कि दोनों बराबर नहीं है। क्यों नहीं बराबर है, क्योंकि यह इसमें 1 कार्बन है, तो यहाँ पर कितने कार्बन है, 6 कार्बन है।
इसमें हाइड्रोजन 2 है तो इसमें हाइड्रोजन कितना है, देखिए 12 और 2 कितना हुआ 14। 14 तो हम क्या करेंगे, अनुमान विधि से हम दोनों को संतुलित करेंगे। कैसे करते हैं, चलिए हम करते हैं। देखिए कि अगर यहाँ पर कार्बन 1 है, यहाँ पर कार्बन 6 है, समझिए इस बात को। यहाँ पर कार्बन कितना है 6 है, तो हम क्या करेंगे, अगर हम जब यहाँ पर 6 लगा देंगे, कार्बन तो 6 हो गया, समझिए इस बात को, कार्बन तो 6 हो गया, इधर भी कार्बन 6 हो गया, लेकिन ऑक्सीजन कितना हो गया, 6 दूनी 12 और 1 13, इधर ऑक्सीजन कितना 13। जब हम इधर बात करेंगे ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन कितना है 6, 6 2 8 है, 9 ही ऑक्सीजन है। जबकि इधर हाइड्रोजन की बात करें तो, पहले हाइड्रोजन पर चलते हैं। देखिए हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन इधर कितना है 2 है, और इधर कितना है 12 2 14 है। तो हम हमको क्या, इधर भी तो 14 हाइड्रोजन चाहिए, तो हम इधर 14 हाइड्रोजन करने के लिए क्या करेंगे, इसको 7 कर देंगे, तो क्या हुआ 7 दूनी 14 हाइड्रोजन हो गया। और इधर भी 12 2 14 हाइड्रोजन है। अब हम देखते हैं कि हाइड्रोजन तो मिल गया, क्या देखिए हाइड्रोजन 14, इधर भी हाइड्रोजन 14, ऑक्सीजन सॉरी कार्बन 6, इधर भी कार्बन 6। अब बात रह गया ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन इधर कितना है 6 दूनी 12 1 12, और इधर कितना हो गया 7। तो इधर ऑक्सीजन कितना है, इधर ऑक्सीजन कितना है 12 7 19, और इधर देखिए ऑक्सीजन कितना है 6 6 2 8 और 1 9, कितना 9 ही ऑक्सीजन है। जब हम अगर हम चलिए इधर क्या करते हैं, 6 हम यहाँ पर लगाते हैं तो देखते हैं क्या 6 दूनी 12, 12 और 6 कितना हो रहा है 18 और 1 19, अब इधर भी ऑक्सीजन क्या 19 हो गया है। अब आप काउंट कर सकते हैं। अब देखिए इधर ऑक्सीजन इधर कार्बन कितना है, कार्बन इधर कितना है 6 है, और इधर हम गिनते हैं कार्बन कितना है, कार्बन देखिए कितना है 6 है, और इधर इसमें कार्बन है नहीं, ऑक्सीजन हो गया कार्बन हो गया। अब हाइड्रोजन की बात करते हैं। देखिए हाइड्रोजन कितना है इधर 7 दूनी 14, अब इधर हाइड्रोजन गिनते हैं 12 2 14 और हाइड्रोजन है। अब तो नहीं नजर आ रहा है हमको। तब जब देख रहे हैं कि इधर वाला और इधर वाला बराबर हो गया है, तो हम क्या किए थे, अनुमान लगा के हम इसको संतुलित किए थे। क्या लगाकर, अनुमान लगाकर हम इसको संतुलित किए थे, इसलिए हम इसको कहते हैं अनुमान विधि। और एक आंशिक विधि से भी होता है, लेकिन आप अनुमान विधि जानते हैं तो आप तुरंत एग्जाम में कर जाइएगा, एकदम सब आसानी से कर लेंगे, इससे नहीं छूटेगा। चलिए आज का वीडियो बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, और वीडियो को जितना से जितना हो सके एक बार ज़रूर शेयर कीजिएगा।